Now being recorded. चलो तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन अपना करंट अफेयर की क्लास है। करंट अफेयर की क्लास अभी अपन शुरू कर रहे हैं और अगस्त मंथ से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो अपना टारगेट क्या है, तो मैं क्लैरिटी के साथ आपको बता दूं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहते हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब। दोनों परीक्षाओं में करंट अफेयर का अपना महत्व है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो या स्टेट गवर्नमेंट की, उसने अपने एम्प्लॉय को चार कैटेगरी में बांटा है: ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप बी में दो कैटेगरी फिर से आती है: गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड। ग्रुप ए हमेशा गैजेटेड अधिकारी होते हैं और ग्रुप सी और डी हमेशा नॉन गैजेटेड होते हैं। तो स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये गैजेटेड अधिकारी फिर ग्रुप के हो, ए के हो या बी के हो, इनकी रिक्रूटमेंट का काम यूपीएससी को दिया है। और नॉन गैजेटेड ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी का ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को दिया है। सेम ऐसा ही अलग से क्लासिफिकेशन हर पब्लिक से अपनी एमपीएससी करेंगी। वो भी गैजेटेड वालों की अलग से परीक्षा लेंगी, नॉन गैजेटेड वालों की अलग से लेंगी। तो क्या इनका करंट अफेयर सेम होता है जो गैजेटेड लेवल पे एग्जाम होती है और नॉन गैजेटेड लेवल पे? तो बिल्कुल नहीं। नॉन गैजेटेड लेवल पे आपको सीधे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। ये ट्रॉफी किसने जीती, वो ट्रॉफी किसने जीती, वगैरह वगैरह, किसकी अपॉइंटमेंट हुई, वगैरह वगैरह कि कौन फार्मूला वन जीता, कौन टेनिस जीता, बिल्कुल नहीं आते। और एक आधे बार आ गए तो वो बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है। उसको स्पोर्ट्स को पढ़ना ही नहीं है यूपीएससी लेवल पे, टेक्निकल अगर देखा जाए तो। ठीक है। ऐसी बहुत सारी बातें मैं आगे बढ़ाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य क्या है आपको ये शुरुआत में ये बताने का। अपना मेन फोकस क्लास वन और क्लास टू ऑफिसर के लिए है। तो ये पूरी जो सेशन है करंट अफेयर की, ये क्लास वन और क्लास टू ऑफिसर के हिसाब से ही मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। तो क्या इसका मतलब कोई स्टूडेंट अगर एसएससी रेलवे का इसको देख रहा है तो उसको कोई फायदा नहीं है? डेफिनेटली है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये नोट्स पूरे कंप्लीट है। एसएससी आरआरबी के लिए ये इनकम्प्लीट नोट्स है, क्योंकि मैं अपॉइंटमेंट और बाकी के फैक्चुअल चीजें इसमें कवर नहीं करूंगा। लेकिन जो गैजेटेड ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये नोट्स परफेक्ट है। इसके बाहर अगर कुछ आता है तो किसी को नहीं आएगा। ठीक है, आ सकता है बाहर का, लेकिन किसी को नहीं आएगा। ये चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में ज्यादा आने के चांसेस है। और जो मैं नोट दे रहा हूँ बहुत ही परफेक्ट लेवल पे रहेंगे, आपको एक्स्ट्रा में ज्यादा एफर्ट्स लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आर यू एग्री विद दिस? ठीक है। तो अभी अगर अपन यूपीएससी लेवल का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहता है, सर पढ़े कैसे? सबसे ज्यादा डाउट स्टूडेंट का ये रहता है कि सर करंट अफेयर पढ़े कैसे। और करंट अफेयर्स ही मेन जान है क्लास वन क्लास टू ऑफिसर के एग्जाम की। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि करंट अफेयर का ही पूरा पेपर रहता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी को लगेगा, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस में एक बार क्वेश्चन आया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करने की प्रोसीजर के बारे में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था। लेकिन मैं मानता हूं कि वो पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कि जिस साल वो सीजेआई को रिमूव करने की प्रोसीजर पूछ रहे हैं, उसी साल मिश्रा जी जो सीजेआई थे उस समय, उनको रिमूव करने का मोशन राज्यसभा में आया था। तो करंट अफेयर में वो घटना हुई, इसलिए उस घटना के आधार पे पॉलिटी का क्वेश्चन बना। अंडमान निकोबार में वॉल्केनो फटा, उसके ऊपर वॉल्केनो के ऊपर क्वेश्चन आया। तो वॉल्केनो आपको बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन लगेगा, लेकिन वो करंट अफेयर की घटना से आया था। तो 80% तक क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से ही आते हैं, भले ही वो अदर अदर सब्जेक्ट से बिखरे हुए हो। ठीक है, चलो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो करंट अफेयर पढ़े कैसे, यूपीएससी और एमपीएससी के लिए पढ़े कैसे? तो न्यूज चैनल देखना सबसे बेकार तरीके का प्रिपरेशन है। क्योंकि आपको पता है हमारे न्यूज चैनल पूरे बर्बाद है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी कितनी बुरी हालत है इसका आपको अंदाजा भी नहीं। बहुत ही घटिया लेवल पे हमारा न्यूज चैनल चला गया है। तो एक भी न्यूज चैनल देखने लायक नहीं है। पहले मैं को बहुत फेवरेट था मेरा, जो स्ट्रांग बना है ना ये यूपीएससी का प्रिपरेशन, या जितने अच्छे से मैं आपको पढ़ा पाता हूँ, उसका एक मेन रीजन है कि मैं डीडी न्यूज देखता था बचपन से। तब डीडी न्यूज बहुत ही अच्छी न्यूज देता था। लेकिन अभी डीडी न्यूज भी बर्बाद चैनल है। 30 मिनट के वीडियो में वो 25 मिनट तो मोदी जी के बारे में बताता है, काम की चीजें अपने को बताता ही नहीं। तो इसलिए डीडी न्यूज भी मैं अभी प्रेफर नहीं करता। तो फिर भी कैसा है ना, देखने से सुनने से अपने को ज्यादा याद रहता है।
रिटर्न वाले सोर्स तो मैं बहुत बता दूं, लेकिन एक आधा वीडियो वाला सोर्स हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो बहुत ढूंढने के बाद डीडी न्यूज के बाद एक राज्यसभा टीवी करके आता था, वो एक अच्छी न्यूज देता था, लेकिन वो भी अभी बंद हो गया है। अभी हाल फिलहाल में जो अच्छा चल रहा है अभी बता रहा हूँ, ठीक है, बाद में वो भी बर्बाद हो या बंद हो पता नहीं। अभी जो चल रहा है, अगर आपको वीडियो देख के न्यूज करंट अफेयर पढ़ना है, तो वो है बीबीसी न्यूज हिंदी। और उसका एक वीडियो आता है डेली या 2 दिन में एक बार, दैट इज बीबीसी न्यूज हिंदी दुनिया। ये पूरे दिन की समरी रहता है कि पूरे दुनिया में आज क्या हुआ। और जिस तरह से ये न्यूज बताता है एकदम वाह, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। वो सोचने का तरीका, वो बातों को रखने का तरीका, यही चाहिए एक यूपीएससी सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट। जब आप ये न्यूज देखोगे, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। दोनों पक्ष को अच्छे से रखेंगे, एक्चुअल फुटेज दिखाएंगे कि क्या हो रहा है, सब बातें बताएंगे दोनों एंगल से। और ये 18 मिनट का वीडियो रहता है। तो अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो कैसा बीबीसी न्यूज हिंदी दुनिया ऐसा डालना, या कभी कभी वो सारा जहां बोलते हैं, अलग अलग टाइटल चलते रहते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट भी आपके साथ शेयर की है व्हाट्सएप पे, वो आप देख सकते हो। तो 18 मिनट का ये वीडियो आपको दिखेगा, कभी कभी उनके चैनल पे नहीं दिखता, लेकिन आप बीबीसी न्यूज हिंदी दुनिया डालोगे तो फिर आपको प्लेलिस्ट मिल जाती है। ये 18 मिनट का अगर आपने डेली देखा 6 महीने, तो आपको किसी के करंट अफेयर की जरूरत नहीं, किसी के हेल्प की जरूरत नहीं, ना मेरी ना किसी की। आप खुद से ही समझदार हो जाओ, 6 महीने अगर रोज देखे तो, गैप गैप में नहीं। ठीक है, वापस आता है। तो ये न्यूज देखो आप डेली, मैं भी ट्राई करता हूँ देखने का। और दूसरा सोर्स फिर रिटर्न वाले सोर्स, जहां पे अपने को पढ़ना है, एफर्ट लेना है, ये बढ़िया है फ्री वाला, कि बस सुनो, खाते पीते घूमते फिरते सुनो, देखो, एफर्टलेसली काम हो जाता है। फिर दूसरा सोर्स है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर न्यूज चैनल जैसे बर्बाद नहीं हुए, उनको भी अफेक्ट हुआ है, लेकिन उतने भी बर्बाद नहीं हुए। अभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। और ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं, ये पूरा प्राइमरी सोर्स है न्यूज़पेपर से। पूरे नोट्स मेरे करंट अफेयर के न्यूज़पेपर से रहेंगे, और मैं न्यूज़पेपर की क्लिपिंग के साथ आपको पढ़ाऊंगा। तो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए, तो काफी सारे अच्छे न्यूज़पेपर है, काफी सारे हैं, जैसे लोकसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह वगैरह। मेरा फेवरेट तो लोकमत है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फोटोज रहते हैं, पेपर का टेक्स्ट अच्छा रहता है, पेपर की क्वालिटी अच्छी रहती है, तो पढ़ने में मजा आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब मैं नोट्स बनाने जाता हूँ तो उसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलती पीडीएफ फॉर्म में, उसके इंडिविजुअल पेजेस मिलते हैं, जो मुझे मैनेज करना और नोट्स में डालना बड़ा मुश्किल जाता है। तो मुझे जो अच्छा न्यूज़पेपर मिला, जिसकी पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है, कोई अपने को चार्जेस नहीं है, वो जनसत्ता है। ये जनसत्ता फ्रीली पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, और एडोब में आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है, उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो बहुत सारा एडवांटेज मुझे इसमें मिलता है। तो एक एस्पिरेंट को मैं कहूंगा, पहले तो आप ये वीडियो देखो, और साथ साथ में दिन का ये न्यूज़पेपर पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। कंप्लीट पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट फ्रंट पेज पूरा पढ़ो, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाओ। या नहीं पढ़ सकते तो फिर तो मैं समराइज करके दे ही रहा हूँ। आर यू एग्री विद दिस? लेकिन मेरी इच्छा हमेशा रहती है कि मूवी आप खुद जाके देखो ना, दूसरा देख के आएगा और वो आपको समझाएगा, उसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा। आर यू एग्री विद दिस? लेकिन ये मैं नोट्स क्यों बना रहा हूँ, ये क्यों आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अपने पास एग्जाम के लिए होता है समय कम, और बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से अगर करंट अफेयर की पढ़ाई करे तो बहुत बार अपना समय अपने को अलाउ नहीं करता। तो इसलिए मैं आपको एक शॉर्टकट रास्ता भी दे रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग कट रास्ता भी आपको पता होना चाहिए, जो सच में आपको खुद से बिल्ड करने के लिए, खुद से खुद की पर्सनैलिटी बनाने के लिए जो रास्ता रहेगा, वो मैंने आपको बताया। तो पहला बताया मैंने एक यूट्यूब का चैनल, दूसरा बताया एक ऑफलाइन में कौन सा पेपर आपने पढ़ना चाहिए। ये पेपर मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप पे पढ़ता हूँ, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ना रहता तो मैं लोकमत पढ़ता, ठीक है। अभी लोकमत या जनसत्ता, इसमें कौन सी न्यूज पढ़ना, ये पूरी जर्नी में अपन सीखेंगे, ठीक है, इसका कोई एक आंसर नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे अच्छी न्यूज को ढूंढना है, बुरी न्यूज को निकालना है। इसके अलावा क्या और कुछ पढ़ना चाहिए, तो यस, 3 चीजें मैं बता रहा हूँ। पहला एक यूट्यूब का वीडियो, दूसरा न्यूज़पेपर, और तीसरा होना चाहिए, क्योंकि अपन एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, या जनरल बात चीजों के लिए नहीं, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड कोई भी एक मैगजीन जो फ्रीली मार्केट में अवेलेबल है, या 50-100 के सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है, कोई भी एक मैगजीन लो, एक ही मैगजीन लेना। ऐसा नहीं कि मेरे को अगस्त मंथ का पढ़ना है, मैं 2-3 मैगजीन पढ़ लूंगा।
एक ही मैगजीन, क्योंकि उतना समय नहीं है। दो तीन मैगजीन पढ़ना अच्छा है, लेकिन आप रिवीजन कब करोगे, मॉक टेस्ट कब दोगे, पढ़ोगे कब, नया डाटा, बहुत इशू है। तो एक मैगजीन मोर देन सफिशिएंट है। जैसे आप दृष्टि की मैगजीन मंथली आती है करंट अफेयर की, आयस बाबा की, स्टडी आईक्यू की, इनसाइट की, विजन की, और भी बहुत सारे, मैं फोटो निकाल रहा था, बहुत सारे निकल रहे थे। इस मैगजीन में से कौन सी मैगजीन पढ़ना है, ये भी आपका डाउट रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से आपने सभी को एक एक बार ट्राई करना चाहिए कि किसकी लैंग्वेज अच्छी है, किसका प्रेजेंटेशन अच्छा है। जैसे मैं पर्सनली बताता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को इनसाइट आईएएस अच्छी लगती है, काफी डिटेल में वो बताता है। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी ऐसा ना, मेरे को लंबा पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे बातें इंपॉर्टेंट वाली शॉर्ट में बता दो तो अच्छा लगता है। तो मुझे विजन आयस ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है, तो मैं विजन आयस प्रीफर करता हूँ अगर मुझे मंथली मैगजीन पढ़नी है तो। लेकिन ऐसा जरूर नहीं विजन आयस ही बेस्ट है। अभी ये रेडीली अवेलेबल हो जाती है, फेमस है तो फटाक से मिल जाती है, मैं यूज कर लेता हूँ। आप आयस बाबा ट्राई करो, दृष्टि ट्राई करो। आपको अगर उसकी भाषा जल्दी समझ में आ रही है, स्ट्रगल कर रहे हो छोड़ देने का, मेरे को ये नहीं चलेगा, दूसरी मैं लूंगा। ठीक है, स्टडी आईक्यू पढ़ो, सभी को एक बार एक एक चैप्टर तो पढ़ के देखो, किसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, किसका बोल्ड फॉन्ट अच्छा है, कौन फोटो भी डाल रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन अभी एक्स्ट्रा में ऐड होंगे मेरे नोट्स, और मैं तो उसको टॉप पे रखूंगा कि ये पढ़ लो, आपका एग्जाम के लिए काम पूरा हो जाए। तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं इस न्यूज़पेपर की, पूरे न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मुझे हर दिन एक या दो न्यूज इंपॉर्टेंट मिलती है, वो न्यूज को मैं ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करता हूँ। तो चलो, अगस्त मंथ की अपन अभी करंट अफेयर पढ़ेंगे। अगस्त मंथ क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि अपना टारगेट है कि 2027 के मई में जो एग्जाम होने वाली है अपनी यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, इसकी अगर एग्जाम देनी है अपने को, तो मई मंथ का करंट अफेयर अपने को नहीं पढ़ना है। अप्रैल का भी आप स्किप कर सकते हो क्योंकि तब तक पेपर सेट हो जाता है। लेकिन 2027 के मार्च तक अपने को करंट अफेयर पढ़ना है, और पीछे जितना जाओ उतना अच्छा। तो अभी क्योंकि अगस्त मंथ चल रहा है और अगस्त मंथ सफिशिएंट है, क्योंकि मेंस वगैरह का करंट अफेयर वो मेंस में पूछ लेंगे, तो इसलिए 2026 के अगस्त से अपन मार्च तक जाने की कोशिश करेंगे। अगर मेरी स्पीड अच्छी रही, सब कुछ अच्छा रहा, तो मैं एक एक्स्ट्रा में पीछे और जाते जाऊंगा, जुलाई भी कवर कर लूंगा, जून भी कवर कर लूंगा। लेकिन जितना मैं पीछे जाते जाऊंगा अगस्त से, उतना उसके एग्जाम में आने के चांसेस कम रहेंगे। एग्जाम में करंट अफेयर 2 साल तक पुराने तक आ सकते हैं, लेकिन 2 साल पुराना वाला एक आधा आएगा, दो आएंगे। लेकिन लेटेस्ट में जो चल रहा है वो ज्यादा आएंगे। आर यू एग्री विद दिस? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगस्त मंथ से शुरू कर रहे हैं, एक एक न्यूज़पेपर को पढ़ के मैंने क्लिपिंग निकाली है। पूरे 30 दिन की क्लिपिंग को मैं, मेरे को एक्सप्लेन करना है, वो कैसे मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली न्यूज लेते हैं। ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। हमारा जो कैबिनेट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उसने एक फैसला लिया है, और फैसला क्या लिया है कि हमारे देश की सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के 3.25 लाख करोड़, मतलब 3,15,000 करोड़ कहाँ पे खर्च होंगे, ये उन्होंने डिसाइड किया। और 3,15,000 करोड़ एक जगह पे खर्च नहीं किया उन्होंने, तीन चार स्कीमों में खर्च किया। जब इतना बड़ा अमाउंट, हमारे देश का बजट ही शायद 30 लाख 45 लाख करोड़ का होगा, उसमें से 3 लाख करोड़ अगर किसी स्कीम के लिए जा रहे हैं, तो वो स्कीम एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे ज्यादा पैसा, ज्यादा इंपॉर्टेंस, वो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा। तो यहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये दिखा कि यहाँ पे पहली स्कीम मुझे दिख रही है पीएम किसान सम्मान, उन्होंने तो टाइटल में डाल दिया स्कीम का नाम, लेकिन एक ही स्कीम के बारे में ये है नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि क्या है ये आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं आपसे पूछूंगा। समुद्र मंथन योजना क्या होती है ये आपसे पूछूंगा। फिर यहाँ पे उन्होंने डाला है खेलो इंडिया क्या होता है वो पता होना चाहिए। सूर्य सरोवर योजना ये क्या होता है ये पता होना चाहिए। टोटल 4 स्कीम इसमें है, उसमें से मुझे 3 काम की लगी, तो मैं 3 की पूरी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, और उनके ऊपर क्या क्या खर्च किया वो भी बताया उन्होंने। तो पहले मैं न्यूज की हाईलाइट बताता हूँ कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 2030-31 तक ये किसानों को निधि मिलेगी। क्या है स्कीम? तो गवर्नमेंट एक साल में एक किसान को, ऐसा किसान जिसकी 2 हेक्टेयर से कम खेती है, लगभग 5 एकड़ से कम,
ऐसे किसान को गवर्नमेंट फ्री में 6,000 रुपए देती है 1 साल का। 1 साल का 6,000 मतलब मंथली कितना? हाँ, मंथली कितना? 500 रुपए। इतना टाइम लग रहा है? 500 रुपए। तो ये 500 रुपए देना उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो 4 महीने का एक साथ देते हैं। तो 4 महीने का कितना हो जाता है? 2,000। 4 4 महीने में एक एक इंस्टॉलमेंट भेजते हैं। तो 2,000, 4,000, 6,000, 3 इंस्टॉलमेंट में पूरा साल भर निपट जाता है। तो ये 6,000 रुपए के लिए उनको बजट निकालना पड़ेगा ना टैक्सेस में से। तो उन्होंने कहा कि हमने बजट निकाला है, अभी कितना निकाला है वो आगे पता चलेगा। साथ साथ में इस न्यूज में कैसा ना मिक्सचर रहेगा, दूसरी स्कीम के बारे में बताया कि 5,000 करोड़ हमने अलग से निकाले, किसके लिए? सूर्य सरोवर योजना के। और खेलो इंडिया के लिए हमने निकाले 30,000 करोड़। 29,000 करोड़ है, मैं रफली राउंड फिगर करके बताऊंगा। 30,000 करोड़ उसके लिए निकाले। ठीक है। तो फिर देखो उसने पीएम किसान योजना के बारे में इंपॉर्टेंस बताया। पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 से शुरू की थी। इलेक्शन का टाइम था 2019 में, तब उन्होंने जारी की थी तुरंत में। योजना के तहत प्रत्येक पात्र भूमिधारक किसान परिवार को 6,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलती है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी व्यवस्था के माध्यम से उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में दी जाती है। समझा क्या लॉजिक? डायरेक्ट उनके अकाउंट में आता है, 6,000 रुपए आता है। अभी देखो ये प्रीलिम्स का डाटा हो गया, कितना रुपए आता है और कितना एकड़ खेत होना है। एकड़ नहीं बताया उन्होंने, उन्होंने बोला पात्र भूमिधारक। ठीक है, 2 हेक्टर से कम जगह। आपको प्रीलिम्स में तो ये डाटा आएगा, मेंस में क्या आएगा? क्या ऐसी स्कीम की जरूरत है? मुझे बताओ, क्या ऐसी स्कीम होनी चाहिए जहां पे किसान को अपन फ्री में पैसा दे? यस बोला आपने। क्या फायदा होगा इसका? अगर किसान को हम डायरेक्ट पैसे दे बिना उसके मेहनत किए, बस किसान है इसलिए 6,000 रुपए साल का देते हो। फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, क्या किसान को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है? यस, क्योंकि हमारे देश में गरीब किसान है। और वेरी गुड, किसानों के सुसाइड के रेट कम हो सकता है, अभी एग्जैक्ट पूरे कम नहीं होंगे लेकिन कुछ इम्पैक्ट उस पर गिर सकता है। वेरी गुड, और क्या सोच सकते हो आप? आपको इस स्कीम के बेनिफिट पूछे जाएंगे, प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज बता दो। और किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब क्या वो उत्पादन बढ़ा सकते हैं इस 6,000 मिलने से? मिल अगर मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा है तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो रौनक की कैसे बढ़ेंगी उत्पादकता? खुश होंगे तो उत्पादकता बढ़ेगी, ऐसा बोला आपने? नहीं, उत्पादकता बढ़ेगी सही है, लेकिन लॉजिक क्या है उसके पीछे? सर ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प होंगी तो वो ज्यादा बीज खरीद पाएंगे। राइट, ज्यादा बीज खरीद पाएंगे, अच्छे क्वालिटी के बीज खरीद पाएंगे। आर यू एग्री विद दिस? जैसे आप मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल से आपकी उत्पादकता बढ़ती है क्या, प्रोडक्टिविटी? ये नहीं बढ़ती बढ़ती है। 5,000 का मोबाइल लो और 50,000 का लो, क्या दोनों में आपकी प्रोडक्टिविटी चेंज होती है? मेरे हिसाब से तो होती है। मोबाइल फास्ट काम करेगा, ज्यादा स्टोरेज मिलेगा। ठीक है, अलग से आप यूट्यूब पे चैनल खोल दो वो तो अलग बात है, वो बेनिफिट है। लेकिन ऐसे भी आपको बड़ी स्क्रीन मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन मिलेगी, ज्यादा पढ़ाई का मन करेगा। चलो वापस आते हैं। तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, बिल्कुल सही कहा। और सर इंडस्ट्रियल सेक्टर में आया है। तो बोलो ना, आगे बोलो ना। हाँ एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सेक्टर है, बस इतना बोल के खत्म। ऐसा जनरल पॉइंट मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए सर, हमें बेनिफिट होगा, ये होगा, क्या होगा एग्जैक्टली बताओ। ये मेंस में अपन यही गलती करते हैं, इट विल गिव ह्यूज प्रॉफिट। मतलब ऐसे बड़े बड़े वर्ड फेंकते जाने का, वैसा सभी को बोल रहा हूँ कि वैसा बिल्कुल नहीं करना है। मुझे टारगेटेड बताओ, सर ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है इंट्रोडक्शन में डाल दो, कोई इशू नहीं। लेकिन मेन पॉइंट बताओ ना, क्या फायदा हो? एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, ठीक है, उत्पादकता बढ़ गई, एक्सपोर्ट बढ़ गया, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट है। तो अभी आपने सोचने की कोशिश की, ये न्यूज वाला खुद से बताएगा बेनिफिट, ठीक है ना? तो वो आपको और ज्यादा पॉइंटेड आंसर मिल जाएगा और राइट आंसर मिलेगा। आप में से कुछ गेस किए, उसमें से मैंने कुछ गलत कहा, ठीक है, लेकिन इसने अगर लिखा है तो वो गलत दे सकता है कि यूपीएससी में आप लिख दो, तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये पेपर वाले ने वही लिखा जो अधिकारी उसको डिक्टेट कर रहा है कि इस योजना के फायदे क्या होंगे।
आपको पता है ये न्यूज़पेपर वालों को सरकारी स्कीम की जानकारी कौन देता है? जो यूपीएससी से पास होकर ऑफिसर बना है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको पता चल जाएगा। कृषि निवेश के का कृषि में निवेश करने की किसानों की क्षमता बढ़ेगी। पहला फायदा, समझा लॉजिक? वो इन्वेस्ट ज्यादा कर पाएंगे, अच्छे बीज, अच्छी फर्टिलाइजर वगैरह वगैरह। उत्पादक में सुधार होंगे, उत्पादकता में सुधार होगा, निवेश किया है तो उत्पादकता बढ़ेगी। कृषि जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी। कृषि में जो जोखिम होते हैं, रिस्क होता है ना, कि यार फसल बर्बाद होगी, चलो कुछ नहीं, वहां से पैसे नहीं आएंगे तो स्कीम से तो आ जाएंगे 6,000, थोड़ा रिस्क तो कम हो गया, मेरे को 6,000 तो मिल गए। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कितना अच्छा पॉइंट है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ग्रामीणों के पास पैसे आएंगे तो वही के वही वहां पे पैसे लोगों को बटेंगे ना। मैं भले ही भूमि धारक नहीं हूँ लेकिन गांव में रहता हूँ, तो किसान अगर 6,000 कमाएगा, मैं ट्यूशन क्लास ले रहा हूँ, तो मुझे भी तो पैसा मिलेगा। नहीं तो मुझे माइग्रेट करना पड़ेगा कहाँ पे? शहर में। आर यू एग्री विद दिस? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आज लोग शहर में क्यों आते हैं? क्योंकि गांव की अर्थव्यवस्था कमजोर है, कितनी भी मेहनत कर लो पैसे नहीं मिलते वहां पे ज्यादा, शहरों में ज्यादा पैसे। लेकिन किसानों के अकाउंट में पैसे जाएंगे तो वहां के वहां रोटेट होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये पॉइंट अगर आप डालते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया एक स्कीम के बारे में। दूसरे स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, 5,070 करोड़ का ये खर्चा है। इसके तहत जलाशयों पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं को ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ विकसित किया जाएगा। क्या है सूर्य सरोवर योजना? कि जो भी लेक्स है, वाटर बॉडीज है, उनके ऊपर सोलर पैनल डाल देते। सोलर पैनल का इशू क्या है पता है क्या? जब लगाते हैं ना, उसको जगह चाहिए। जैसे अपन ने टेरेस पे लगा लिए, जगह गई टेरेस की, अपन अभी खेलकूद नहीं कर सकते। वो सोलर पैनल का सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन वाटर बॉडी के ऊपर की जगह वैसे भी अपन यूज नहीं करते, अगर वहां पे अगर सोलर पैनल बिछा दे तो कितना बढ़िया है। यही है सूर्य सरोवर योजना। क्यों ना फुटाला लेक पे डाल दे सोलर पैनल, और उससे आसपास के घरों को रोशनी दे दे। ठीक है, योजना के तहत 5,000 मेगावाट क्षमता की तैरने वाली फ्लोटिंग सौर परियोजना विकसित की करने की योजना है। तो 5,000 मेगावाट क्षमता बोला है, मुझे नहीं लगता ये नंबर इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम 2 घंटे की ऊर्जा भंडारण क्षमता यानी 1,000 मेगावाट घंटा होंगी। अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो सोलर पैनल डाल के सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना रहा। सोलर पैनल का दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? रात को बिजली नहीं बनती, तो रात को भी सप्लाई मिले, इसलिए वो बैटरी भी उसके साथ अटैच कर रहा है कि सवेरे जो बिजली बनेगी उसको स्टोर करके रखेंगे बैटरी में, ताकि कंसिस्टेंट बिजली मिल सके। तो आपको एग्जाम में क्या आ सकता है कि सूर्य सरोवर योजना में क्या सिर्फ सोलर पैनल लगाए जाते हैं, या उसके साथ बैटरी भी दी जाती है? बैटरी भी दी जाती है तो कितने वॉट की? ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यह योजना सरकार अगले 5 साल तक चलाने वाली है। 5 साल तक जितने लेक हो सके उतने कवर करने की वो कोशिश करेगी। अभी मुझे बताओ, जैसे मैंने कहा कि सोलर पैनल अगर लेक पे लगाते हैं तो फायदा है, मैंने बताया जगह बच जाती है, और क्या क्या फायदे आपको दिखते हैं? सर ये इन अ, दूसरे दूसरे कंट्री की जो दूसरे कंट्री की क्या? जो डेवलप नेशंस है हम्म। उसके ऊपर हम डिपेंडेंट, डेवलप कंट्री पे डिपेंडेंसी कम हो जाएंगी, ऐसा आप बोल रहे हो? कैसे कम हो जाएगी? क्योंकि सोच के बताते जाओ, ऐसे अभी टाइम पे सोचोगे ऐसा नहीं। कैसे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी? सर क्योंकि क्योंकि हम अगर से ज्यादा ज्यादा एनर्जी बना पाएंगे तो ज्यादा एनर्जी को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, और वो ब्रिक्स जो संस्था बनाई गई थी नहीं उससे। नहीं, बहुत बहुत आप दूर की बात करो। ज्यादा एनर्जी बनाएंगे तो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, अपने अपनी नीड पूरी नहीं हो रही है, एक्सपोर्ट करने की बात तो बाहर है। और एक्सपोर्ट करना क्या, ऐसा लगता है बिजली आपको ट्रक में भर दिए और भेज दिए? उसके लिए ग्रिड भी लगती है। तो ये आंसर आप देख रहे हो, अपने रॉ माइंड से अच्छा सोच रहे हो, लेकिन ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि सर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने के लिए लाइन भी तो हो ना। क्या चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ तक अपन लाइन बना के रखे? और मुझे बताओ, फुटाला में अगर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, नेपाल तक कैसे पहुंचेंगे वो? पहुंचते पहुंचते ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है? तो ऐसे पॉइंट एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे। आपने ट्राई किया, अच्छी बात है।
और क्या बेनिफिट हो सकता है, ये क्वेश्चन मार्क आपको आना चाहिए। उसके फायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं, क्या आप नुकसान बता सकते हो? हर चीज के फायदे और नुकसान होते ही है, भले थोड़े कम हो थोड़े ज्यादा हो। बोलो। नुकसान ये होगा कि सूर्य की किरणें वो पानी के अंदर तक नहीं पहुंचेगा। सूर्य की किरणें पानी के अंदर तक नहीं पहुंचेंगी, ये नुकसान होगा। ये तो इफेक्ट होगा, इससे नुकसान क्या होगा? पानी के अंदर नहीं पहुंचेंगी रोशनी तो क्या प्रॉब्लम है? अंदर जो जीव रहते हैं उनको हम। वेरी गुड, अंदर में जो जीव रहते हैं जो उस सूर्य किरण के ऊपर डिपेंडेंट है उनको नुकसान हो सकता है। ये एक नुकसान है, हो सकता है ना। ठीक है, और सर वो अगर से पानी के सरफेस के पे हम अगर से सोलर पैनल बिछाते हैं तो वाटर ज्यादा फ्लोट नहीं कर पाएगा, जिससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो सकती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो सकती है क्योंकि पानी ज्यादा उछल नहीं पाएगा। ठीक है, थोड़े बहुत हद तक ठीक है, लेकिन वैसे भी लेक में पानी स्टेबल ही रहता है, रुका हुआ ही रहता है, और पूरा अपन लॉक नहीं करेंगे, तो ये है पॉइंट, लेकिन एकदम छोटू सा है। हाँ वेरी गुड, बाष्पीकरण कम होगा। लेक हम क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? जब समर आता है तब लेक का पानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम सोलर पैनल से ढक लेंगे तो सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं गिरेंगी, तो गर्म कम होगा। गर्म कम होगा तो पानी वेपराइज कम होगा, तो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा रहेगा, जिससे हम समर में पानी ज्यादा यूज कर पाएंगे। तो आपने अपने लेवल पे ट्राई किया, इसी को ही थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च मार देने का, जैसे मैंने किया, और मेरे को बहुत ही अच्छी इमेज मिली, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। पहले इनका पढ़ लेते न्यूज वाले ने क्या बताया। हाँ, इस परियोजना में वित्त वर्ष, ये तो ठीक है, वर्ष 2032-33 तक वो स्कीम में पैसे देते रहेंगे। इससे देश की फ्लोटिंग सौर क्षमता 700 मेगावाट से के मौजूदा स्तर से 5000 मेगावाट हो जाएंगी। अभी हमारे देश में फ्लोटिंग सोलर पैनल है लेकिन 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। हमारा टारगेट क्या है? उसको 5000 मेगावाट तक पहुंचाना है, मतलब हाफ गीगावाट। फिर तीसरे स्कीम पे आते हैं, समुद्र मंथन योजना। समुद्र मंथन योजना, इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, तो अभी मैं अपने नोट से बताता हूँ कि मैंने ये क्लिपिंग ले ली, इसको मैंने पढ़ा, फिर मैं एक एक स्कीम के बारे में जानकारी निकालूंगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जैसे यहाँ पे मुझे ये पीआईबी की इमेज मिल गई जिसमें कहा कि 6,000 रुपए पर एनम मिलेगा। 2018 में ये स्कीम शुरू हुई, ठीक है, इफेक्टिवली मतलब 12वें महीने में हुई, तो वो 19 तक चली जाएंगी, ठीक है। 12 करोड़ स्मॉल मार्जिनल फार्मर को ये बेनिफिट करेंगी, और जिनके पास लैंड क्या है, 2 हेक्टर। अभी 12 करोड़ नंबर कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन 2 हेक्टर ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आपको एग्जाम में पूछेंगे कितने हेक्टर वालों को मिलती है, 2 हेक्टर, ठीक है। और इसके लिए कितना आउटले किया है, कितना बजट में प्रोविजन किया, वो वैरी होते रहता है, तो ये नंबर याद नहीं करना। मैं अगर होता तो दो चीजें याद करता, 6,000 पर एनम कौन से साल शुरू हुई, और कितना एरिया लगेगा, ताकि आप क्वालिफाई हो सको। अगर आपके परिवार में कोई किसान है, गांव में है, 2 हेक्टर से कम जगह, उसको कॉल करके बताओ क्या तू ये पेंशन ले रहा है, गवर्नमेंट जो दे रही है, सभी किसानों को दे रही है। ठीक है? और एक योजना है। और एक योजना है इससे रिलेटेड। अच्छा, दूसरे पे नहीं जाते, अभी अपन स्टिक रहते हैं इस पे। ठीक है, हाँ, ये देखो समझ में आया कौन सी योजना है ये? प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। तो सरोवर मतलब ऐसा नहीं, ओशन, वाटर बॉडी, लेक बॉडी। तो देख रहे हो कैसे कवर किया है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या पानी, चलो ठीक है, बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछता। तो इसके लिए क्वेश्चन आउटले किया है गया है 5,000 करोड़ का, ये भी एग्जाम में नहीं आएगा। बस इससे अपने को महत्व समझता है कि यार 5,000 करोड़ गवर्नमेंट खर्च करने को तैयार है, मतलब गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट इट, ठीक है। और कितने मेगावाट तक हमें फ्लोटिंग सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, ये एग्जाम में आएगा। ये टारगेट है कि हमें अचीव करना है 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पैनल, फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक पैनल, ठीक है। ये होता है 0.5 गीगावाट। आई थिंक 0.5 होता है या 5 गीगावाट होगा, नहीं 5 गीगावाट इज द राइट आंसर, 0.5 नहीं, 5 गीगावाट। और आपको पता है हमारे पूरे देश को कितना गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी लगती है? अभी वो वैरी करते रहता है हर साल, लेकिन आई थिंक 500 गीगावाट के आसपास लगती है। तो उसमें ये 5 गीगावाट का कंट्रीब्यूशन करेंगे, बाकी का आता है थर्मल प्लांट से,
रूफटॉप सोलर से या लैंड पे बिछाए गए सोलर से, बहुत सारे। ओके, ईयर नहीं पूछेगा। हाँ, और 1 करोड़ पर किलोवाट, ये भी बहुत डिटेल वाला डाटा हो गया, ये भी नहीं पूछेगा। तो मैं इसमें एक ही डाटा याद करता कि हमें फ्लोटिंग सोलर पैनल से, फ्लोटिंग, हाँ, घर के ऊपर वाला नहीं, फ्लोटिंग वाले सोलर पैनल से कितनी की इलेक्ट्रिसिटी बनानी है? 5 गीगावाट। और आपको पता है गीगा को मेगा कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ करना पड़ता है। 5 × 10⁻³ मतलब 5000 मेगावाट। आर यू एग्री विद दिस? तो मुझे एक बढ़िया सी इमेज मिली, एक वेबसाइट थी, उसने ना बढ़िया किया, फ्लोटिंग सोलर पैनल दिखा दिए, और उसमें देखो ये राइट दिख रहा है कि आपको, ऐसा राइट फायदा, ऐसा एक्सक्लेमेशन का साइन दिख रहा है नुकसान। ठीक है, तो अभी अपन इसके सभी फायदे और नुकसान पढ़ेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे नीचे वाला, वाटर अवेलेबल फॉर क्लीनिंग। देखो सोलर पैनल को धोना भी पड़ता है ना, वही का पानी उठाओ वहीं पे डाल दो, फायदा। ठीक है, दूसरा, रिडक्शन इन इवेपोरेशन लॉसेस। पानी का ये पानी का इवेपोरेशन क्या होगा सोलर पैनल की वजह से? कम हो जाएंगे। आर यू एग्री विद दिस? ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। ईज ऑफ डेवलपमेंट, नो लेवलिंग और लेइंग ऑफ फाउंडेशन नीडेड। वो बोल रहा है कि डेवलप करना काफी आसान है। बाकी जगह पे क्या होता है, फाउंडेशन डालो, गड्ढा करो, फिर वो रॉड डालो, उसमें सीमेंट भरो, मजबूत करो ताकि हवा से उड़ ना जाए। लेकिन यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं है, पानी के ऊपर तैरते हुए छोड़ देना है। ठीक है, नो लैंड रिक्वायरमेंट, ये तो बेसिक है। फिर क्या बोल रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है क्या, बर्ड्स दिख रही है और इन्होंने व्हाइट व्हाइट डाल दिया है। तो बर्ड्स की ड्रॉपिंग, वो ड्रॉपिंग क्या करेंगे, सोलर पैनल को खराब करेंगे, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता कम होगी, ये नुकसान है। हाँ, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड लॉन्गेविटी ऑफ इक्विपमेंट, पानी के अंदर ही सभी इक्विपमेंट रहेंगे, वायरिंग पानी से आएंगी, तो हो सकता है, वैसे भी अपने को वायर पानी में गया तो डर लगता है, करंट फैल गया तो, पानी में डूबा हुआ है 24 घंटे, खराब हो गया तो, ये एक नुकसान है। फिर फायदा बोला है, सिनर्जी विथ इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, वहां पे बनाओ और तुरंत में ग्रिड को ट्रांसफर कर दो, तो हम ग्रिड के थ्रू उसको घर पे यूज भी कर सकते हैं, ऐसा उसने बेनिफिट बताया। हाँ, फिर ये बोट वाला देखो, बोट वाला व्यक्ति दिख रहा है, सोलर पैनल की तरफ जा रहा है, ये मेंटेनेंस के लिए जा रहा है। मुझे बताओ, यही सोलर पैनल जमीन पे रहते तो उसको जाना ना इजी गिरता ना, तो मेंटेनेंस डिफिकल्ट है। आर यू एग्री विद दिस? एग्री ना? ठीक है। फिर यहाँ पे जमीन, पानी के अंदर फिश दिख रही है आपको, वही जो रौनक ने कहा था, सर सूर्य किरण अंदर नहीं पहुंचेंगी, जिनको रोशनी चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए या देखने के लिए, तो उनको एनवायरमेंटल लॉसेस हो सकते हैं। पॉसिबल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट फ्रॉम लाइट रिडक्शन, लाइट कम होने की वजह से ये होगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये जो सोलर पैनल होते हैं ना, इनको ना सूर्य किरण तो चाहिए, लेकिन सूर्य किरण से गर्मी नहीं चाहिए। जैसे अपने घर घर के ऊपर लगा है सोलर पैनल, वो जितना गर्म होता है ना, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इमेजिन करो पानी के ऊपर ही रखा है, तो गर्म थोड़ा कम होगा ना, गर्म कम होगा तो उतना ज्यादा वो इफिशियंट होगा। आर यू एग्री विद दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखना। इंक्रीज एनर्जी यील्ड फ्रॉम कूलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। लॉजिक समझा क्या? नहीं समझा तो रोक के पूछ ले। फिर अल्गी नाम का एक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्या करता है ना, वाटर बॉडी को यूट्रोफिकेशन करता है और अल्गल बूम क्रिएट करता है। इसको अपने को रोकना होता है, लेकिन क्योंकि सोलर पैनल ऊपर पीछे है, तो ये यूट्रोफिकेशन नहीं कर पाता, क्योंकि सनरेज ही उस तक नहीं पहुंच पाती। तो अलगी को रोकना है, क्योंकि वो पूरा फैल के पूरा ग्रीन ग्रीन कर देता है लेक को। आपने बहुत बार देखा हो ना, पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है, वो होने से बच जाता है लेक। तो ये एडवांटेज भी है। एक जगह पे फिश को नुकसान हो रहा था, अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर अभी मैंने जैसे कहा, कोई फाउंडेशन ले नहीं करना है, बस फ्लोटेड छोड़ देना है। लेकिन फ्लोटेड छोड़ दिया और बह के कहीं चला गया तो उनको एंकरिंग देनी पड़ेगी ना एक। मूरिंग मतलब वही बांध के रखना, या फिर एंकरिंग प्रोवाइड करना। तो ये देना थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट है। आई एग्री विद दिस? ठीक है। आ, ठीक है, ये सभी फायदे नुकसान आ गए, इससे ज्यादा फायदे नुकसान आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत बढ़िया इमेज मुझे इंटरनेट पे मिल गई, समझ गया आपको सभी? ठीक है,
तो फ्लोटिंग सोलर पैनल, इसके आपने एडवांटेज भी देखे, डिसएडवांटेज भी देखे, आपको क्या ज्यादा लगे? एडवांटेज, और गवर्नमेंट को भी लगे। इसलिए कितने किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने का लक्ष्य है गवर्नमेंट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से? 5,000 बोलना सही है, लेकिन कितना? किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट? तो मेगावाट। आर यू एग्री विद दिस? उसी को ही वो चेंज करके क्या बोल सकते हैं? गीगावाट। 5 गीगावाट। दोनों नंबर आपको याद होना, ठीक है। बाकी के सब नंबर भूल जाओ। कितने करोड़ खर्च करने वाली है? 5,000 करोड़। कब तक करने वाली है? 2031 तक। बिल्कुल नहीं आएंगे एग्जाम में। मिनिस्ट्री पूछा तो इजी है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। वैसे मिनिस्ट्री पूछेगा भी नहीं इसमें। नेक्स्ट स्कीम पे आते हैं। 2 स्कीम हो गए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दूसरा हो गया, क्या बोले आपने? सूर्य सरोवर योजना। और अभी तीसरी है समुद्र मंथन योजना। समुद्र मंथन, जैसे आपको पता है वो धार्मिक इसमें रहता है समुद्र मंथन, वैसे से इंस्पायर्ड है। इसका मतलब क्या है कि हमारे ओशन में ना बहुत सारा पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, उसको समुद्र से खोद के निकालना है। तो खोदने के लिए अपने को बनाना पड़ता है कुआं, जो पानी के ऊपर रहता है ऐसे, और वो फिर पाइप जाता है जमीन के अंदर, समुद्र के तल के अंदर, और वहां से निकलता है फिर क्रूड ऑयल और गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। क्यों? क्योंकि हम 80% तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, और ये खरीदते वक्त हमें लगता है डॉलर, जो हमारे पास है नहीं, या है वो बहुत कम है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि क्यों हम ईरान इराक से ले, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए तो फिर और मुसीबत, पैसे दे के भी नहीं मिलता। क्यों ना हमारे देश में जो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, जहां जहां पे क्रूड ऑयल मिलता है भी, बस हमने गड्ढा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, या है वो बहुत कम है। तो क्यों ना अभी इस बार 80,000 करोड़ ये कुआं खोदने में लगा है, जिससे हमें मिलेगा पेट्रोल, और देश के अंदर मिलेगा, किसी को डॉलर देने की जरूरत नहीं है, और सस्ता भी हो जाएगा क्योंकि देश के अंदर ही बन रहा है। आर यू एग्री विद दिस? तो क्या नाम है स्कीम का? समुद्र मंथन योजना। तो इसका टेक्निकल नाम है नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। ऑफशोर मतलब ओशन के अंदर, ठीक है। 80,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं आएगा। 2030 तक खर्च कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। कितना टारगेट है ये भी एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। ये स्कीम जो मैंने आपको इस न्यूज से कलेक्ट किया, ये वाले न्यूज से, मैं फिर कंटिन्यूसली 1 अगस्त की न्यूज पढ़ने के बाद 2 अगस्त की पढ़ा, तो मुझे फिर से यही स्कीम फिर से दिखी। और इस बार न्यूज़पेपर वाले ने बाकी 4 स्कीम को साइड में किया, बोला समुद्र मंथन के बारे में सुनो, कि समुद्र मंथन में हम टोटल कितने कुएं बनाने वाले हैं जहां से ऑयल निकलेगा, गैस निकलेगा, 60, और हर कुएं को हम कितने रुपए देने वाले हैं? 650 का। तो मुझे लगता है जब वो टाइटल में ही नंबर डाल रहा है, जब भी टाइटल में ही नंबर डाल रहा है, वो नंबर इंपॉर्टेंट होता है। तो टोटल 60 कुएं बनाने वाले हैं, और हर कुएं को कितने पैसे देने वाले? 650 करोड़, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक कुआ, ठीक है, ऑयल रिग बोलते हैं वैसे उसको, लेकिन हिंदी में वो कुआ बोल रहा है, हिंदी में हम कुआ बोलते हैं। आर यू एग्री विद दिस? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पढ़ते हैं। जैसे आपको पता है पुराने जमाने में जो लोग 1000 1500 साल पहले लिख के रखते थे कुछ बातें, तो वो कभी पेड़ों की साल पे लिखते थे, पत्थर पे लिखते थे, या शायद पेपर बनाना आता होगा तो पेपर पे लिखते होंगे। कहीं ना कुछ लिख के रखा है, जैसे रामायण, महाभारत, बुद्धिस्ट लिटरेचर, बहुत सारी चीजें। और ये लिखी हुई चीजें बहुत सारी है। जैसे इमेजिन करो आपके दादाजी ने अगर कुछ लिख के रखा होगा, इमेजिन करो आपके दादाजी की नोटबुक आपको मिल जाए जब वो 5वीं क्लास में थे, तो क्या आप उस नोटबुक को संजो के रखना चाहोगे? चाहोगे क्या? लेकिन उसमें तो उन्होंने एबीसीडी लिखा है, काम की चीज है वो, फिर भी संजो के रखना चाहोगे ना, क्योंकि आपका इतिहास है वो। आर यू एग्री विद दिस? तो सेम वैसे ही हमारा बहुत सारा लिटरेचर है जिसमें से काम की चीज है, कुछ बिना काम की चीज है। जैसे आपके दादाजी की कास्ट सर्टिफिकेट होंगी, नेशनलिटी होंगी, वो संजो के रखोगे क्योंकि आपको पता है 1950 के पहले का मानते हैं। लेकिन नोटबुक भी होंगी तो संजो के रखेंगे। लेकिन आप मुझे बताओ, कितने भी अच्छे सूटकेस में रखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा के खत्म कर देंगे ना, पूरा चूरा चूरा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? उसकी एक फोटो निकालोगे और मोबाइल में या लैपटॉप में सेव करके रखो।
सेम गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी पुरातात्विक अवशेष मिल रहे हैं जिसमें रिटर्न रिकॉर्ड है उसकी हम डिजिटल कॉपी बनाएंगे, स्कैन करेंगे उसको और सेव करके रख देंगे। तो यही स्कीम के बारे में उन्होंने यहाँ पे बोला कि अब तक जो भी खोजी गई हमें पांडुलिपियां है, पांडुलिपियां मतलब हस्तलिखित जो भी चीजें है, ऐसी कितनी चीजें मिली हो अपने को, 1,22,00,000। इन सब पांडुलिपियों को सेव करके रख रहे हैं, ठीक है। और वो सेव करने वाली स्कीम को उन्होंने नाम दिया ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन नहीं है, बस इतना ही है कि आपको समझ में आना चाहिए। ज्ञान भारतम मिशन में हम जो मैन्युस्क्रिप्ट है, हाथ से लिखे हुआ हमारा हेरिटेज है, हेरिटेज मतलब पास्ट के लोगों ने जो लिख के रखा है, उसको हम डिजिटल रेस्पोजिटरी बना रहे हैं। डिजिटल रेस्पोजिटरी मतलब डिजिटल डाटा सेव करके रखेंगे उसको। इनकेस फ्यूचर में अपने को कुछ रेफरेंस लेना पड़े तो अपन उसमें जाके डिजिटल नोट्स में देख सके। हार्ड कॉपी कब तक रहेंगी, नहीं रहेंगी, ठीक है, इजी एक्सेस भी नहीं होता। अभी इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हो सकता है ज्ञान भारतम मिशन क्या है, एबीसीडी ऑप्शन दे। इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का दर्जा बढ़ाया जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, सुनने में सेम सेम लगता है, प्राथमिक शिक्षा का दर्जा बढ़ाया जाएगा, वगैरह वगैरह पॉइंट डाले जाएंगे, ठीक है। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हम हमारे मैन्युस्क्रिप्ट का हेरिटेज डिजिटल फॉर्म में सेव करेंगे। आर यू एग्री विद दिस? ठीक है। तो अभी तक अपन ने कुछ स्कीम पढ़े। पहली स्कीम कौन सी थी? पीएम किसान सम्मान निधि। थोड़ा जोर से बोलो, हाँ, याद रखना है आपने, सिर्फ समझना नहीं है, याद भी रखना है। दूसरी कौन सी स्कीम थी? पीएम सूर्य सरोवर योजना। तीसरी स्कीम कौन सी थी? समुद्र मंथन योजना। चौथी स्कीम कौन सी थी? ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, मिशन इसलिए बोलता है क्योंकि उसका टारगेट होता है, ठीक है, एक टारगेट कंप्लीट करना है उनको कि पूरी मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटलाइज करनी है। तो ये चार अपन ने स्कीम पढ़े जो अभी करंट में चर्चा में, करंट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी एग्जाम में आएंगे लेकिन यूपीएससी एमपीएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक ऐसी योजना है पीएमईजीपी, जहां पे गवर्नमेंट किसी योजना में फेल होती है, गवर्नमेंट की अच्छी नहीं चलती है, उस एग्जाम को एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता, और जिसमें बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है वो ज्यादा चांसेस आने हैं। तो ये नेगेटिव न्यूज मुझे लग रही है कि पीएमईजीपी में 60% आवेदकों को नहीं मिल पाई सब्सिडी, 60% लोगों को वो बेनिफिट ही नहीं मिल पाया। तो नेगेटिव न्यूज है, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए कि है क्या ये। तो पीएमईजीपी क्या है? तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम तैयार की सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या हो सकता है? सब्जी बेचने वाले से लेके दुकानदार तक, जो छोटा छोटा बिजनेस चलाते हैं, छोटे छोटे घर में के अंदर, घर के अंदर उद्योग चलाते हैं, अचार बेचना, पापड़ बेचना, या कोई भी छोटे बिजनेस। इनको क्या करे कि सरकार बैंक से लोन दिलवाए। मान लो फॉर एग्जांपल किसी को दुकान खोलना है, किराना दुकान या बेकरी खोलनी है। बेकरी खोलनी है तो फ्रीजर लगेगा, कुछ रॉ मटेरियल लगेगा, पूरा बेकरी खोलने का कॉस्ट मान लो 4 लाख है। कोई लेडीज है वो बेकरी खोलना चाहती है, 4 लाख रुपए उसको लोन दे दो, लेकिन 4 लाख रुपए पूरे वापस मत मांगना। बैंक बैंक को बोल दे कि 1 लाख मेरी तरफ से ले, उससे 3 ही लाख ले। ये है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। मुझे बताओ, क्या आप आवेदन करना चाहोगे ऐसी स्कीम में, अगर आपको स्टार्टअप करना हो छोटा मोटा तो? यस, लेकिन उन्होंने यही कहा कि जितने आवेदन कर रहे हैं उनमें से 60% को क्या मिल रहा है? बेनिफिट नहीं मिल रहा। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब फेल्यूर टाइप की स्कीम हो रही है ना ये, तो निगेटिव टाइप की है, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम। सब्सिडी कितनी मिलेंगी वो बहुत वैरी करती है, बस इतना जान लो, आपको इतना ध्यान में रखना है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम है, कुछ बिजनेसेस के लिए होती है, कुछ एग्रीकल्चर के लिए होती है, ये किसके लिए है? सेल्फ एम्प्लॉय, जो छोटा काम कर रहे हैं। वैसे ये भी बड़ा ही काम है अपने लिए, लेकिन गवर्नमेंट की नजर में ये माइक्रो इंडस्ट्री है। एक होती है लार्ज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, सॉरी मीडियम इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, और ये होती है माइक्रो इंडस्ट्री। किसी ने सिलाई मशीन का काम डाल दिया, बुटीक काम डाल दिया, उसके लिए ये स्कीम है। तो अगर आपके घर में या आपको जरूरत हो तो जरूर इसकी डिटेल निकालो और अप्लाई कर दो। हो सकता है आप 60% में नहीं 40% में आ जाओ, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल जाए, ठीक। फिर आगे की न्यूज में आते हैं। अगस्त मंथ में ये न्यूज इंटरनेशनल लेवल की, पूरी दुनिया में चर्चा में थी। क्या थी ये न्यूज? 60 से 70 हजार लोग एक देश के अंदर घुस गए, सीधा घुस गए, मिलिट्री से भी नहीं मांग रहे,
तो एग्जैक्टली क्या है मैं बैकग्राउंड के साथ बताता हूँ। तो ये है दो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है, इसमें कौन से दो दिख रहा है? ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? अरे भाई बहुत ही हो जाएगा, ये बताओ जल्दी। कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया नहीं, यूरोप है। इतना बेसिक सवाल, थोड़ा आप दिमाग एक्टिव रखो। और ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका। आर यू एग्री विद दिस? अफ्रीका और ये वाला था यूरोप। ये दोनों ना टोटली अपोजिट कॉन्टिनेंट है। अपोजिट इन द सेंस कैसा? यूरोप मुझे बताओ बहुत अमीर है क्या? यस। यस। अफ्रीका बहुत गरीब है क्या? यस। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? आपका सपना होगा ना स्विट्जरलैंड घूमने जाओ, फ्रांस घूमने जाओ, पैसे ज्यादा लगेंगे क्योंकि अमीर देश है। पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत ही अमीर कॉन्टिनेंट है और ये बहुत ही गरीब कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका का हर देश लगभग गरीब है और यूरोप का हर देश लगभग अमीर है। और ये दो कॉन्टिनेंट एक दूसरे के बहुत पास आते हैं यहाँ पे। माइक किसका ऑन है? ऑफ करो। हाँ, ये दोनों कॉन्टिनेंट किसके पास कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे दिख रहा है क्या मैंने गोल किया वो? तो ये जो ऑरेंज कलर है क्या, ये है स्पेन और ये है मोरक्को। आर यू एग्री विद दिस? ये दो का लोकेशन आपको पता होना क्योंकि ये चर्चा में थे। क्यों थे आगे बता रहा हूँ। मोरक्को में भयानक गरीबी है। वहां के लोग तरसते हैं कि कैसे भी करके हम यूरोप चले जाए, कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। जैसे आप बांग्लादेशियों को बोलो भारत जाना है, क्या रेडी हो जाते वो? बिल्कुल एक पैर पे रेडी हो जाते। भारतीयों को बोलो अमेरिका जाना है, कि रेडी हो जाते हैं? एक पैर पे रेडी हो जाते हैं। समझ में आया क्या? क्योंकि उनको लगता है अच्छी जगह जाएंगे तो अच्छा होगा। लेकिन ये यूरोप वाले क्या करते हैं ना, जैसे ही इधर गए कि उनको उठाते वापस फेंक देते उनके देश में। डिपोर्टेशन बोलते हैं जिसको। ये बेचारे, इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये शिप से वहां तक जा सके, स्पेन तक। ये शायद 60-70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तैर के जाते हैं। कैन यू इमेजिन ओशन में आप तैर के 60 किलोमीटर जाओ? बहुत सारे रास्ते में ही मर जाते हैं। बहुत बार ये एक आधी बोट करते ना, तो बोट में ज्यादा पैसेंजर भर लेते। जैसे अपन गांव में जाते तो ऑटो देखते ना, 3 लोगों का होता है, 30 लोग मतलब 15 लोग बैठ जाते हैं। और 15 लोग बैठे तो ऑटो का बैलेंस कैसे होगा? पलट जाता है, मर जाते हैं लोग। सेम वैसे ही बच्चों को लेके, वाइफ को लेके लोग जाते हैं एक छोटी सी नाव में, पलट जाते हैं। बच्चों की डेड बॉडी ऐसे बाहर बहते रहती। बहुत ही भयानक सिचुएशन है ये माइग्रेशन का। लेकिन वो कुछ भी करके अफ्रीका को छोड़ना चाहते हैं ज्यादातर लोग। अभी क्या हुआ, ध्यान से देखो। ये जो है वाटर बॉडी है जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही है, अटलांटिक ओशन और ये मेडिटेरियन सी। छोटी सी वाटर बॉडी जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट। और इस स्ट्रेट का नाम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट अफेयर में था। क्यों था मैं आगे बता रहा हूं। इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टा। गिब्राल्टा, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टा। ठीक है, ये देखो नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन ओशन इसको जोड़ने वाला स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टा। आपको एग्जाम में आएगा गिब्राल्टा कहाँ पे, या इन दो ओशन को जोड़ने वाली बॉडी का नाम क्या है। अभी देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये जो स्पेन है, पोर्तुगल है, फ्रांस है और उसके ऊपर इंग्लैंड है, ये चारों देश आज से 100-200 साल पहले पूरे दुनिया पे कब्जा करते थे। जैसे फ्रांस के ऊपर जो इंग्लैंड है उसने भारत को गुलाम बनाया था। ये पोर्तुगल लोग, पता है इन्होंने भारत को गुलाम बनाया था। जब हम हिस्ट्री पढ़ते तो आपको पता ना, पोर्तुगीज इन्वेजन। ठीक है, ये पोर्तुगीज लोग बाद में गोवा तक सीमित रहे। और जब हमें ब्रिटिशर्स छोड़ के गए गोवा, वो छोड़ने को तैयार नहीं थे, पता है आपको। फिर हमने ऑपरेशन विजय चलाया जिसके अंतर्गत उनको भगा दिए वहां से, छोड़ नहीं रहे थे गोवा। लाइकवाइज ये स्पेन के लोगों ने मोरक्को को कंट्रोल किया था। और जब मोरक्को को उन्होंने आजाद किए तो बोले कि मोरक्को के 2 शहर हम रखेंगे। ये 2 शहर, 2 शहर के नाम दिख रहे हैं आपको। एक का नाम है सियोटा और दूसरे का नाम है, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको जूम करके, मेली, मेलिला। दोनों के ब्रैकेट में दिख रहा है क्या लिखा है? स्पेन। है क्या वो स्पेन में? नहीं, वो है मोरक्को में। जैसे अपना गोवा कैसे उन्होंने पकड़ के रखे थे पोर्तुगल लोगों ने, वैसा इन्होंने पकड़ के रखे। अभी मुझे बताओ, किसी देश को आजाद करो तो पूरा करो ना। थोड़ा बहुत उसका हिस्सा रख रहे हो, गलत बात नहीं है, लेकिन उन्होंने रखे हैं।
क्योंकि उनको ऑब्वियसली किसी को भी लैंड अच्छी लगती है। तो देखो ध्यान से, अभी मुझे बताओ सियोटा नाम का जो शहर है, अगर मैं मोरक्को का निवासी हूं, कैसे भी करके सियोटा में पहुंच जाओ तो मैं स्पेन का नागरिक हो गया ना फिर? नहीं, या स्पेन में जिंदगी जी सकता हूँ। सियोटा में डेवलपमेंट होगा ना? क्यों डेवलपमेंट होगा? क्योंकि स्पेन पैसा भेजेगा, रोड अच्छे बनाओ, ये अच्छे बनाओ, सब अच्छे बनाओ। आर यू एग्री विद दिस? तो मुझे बोलना क्या है कि ये मोरक्को से लोग ऐसा ओशन क्रॉस करके ऐसा करके इधर जाते हैं। समझा गया? और एक है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, याद है आपको स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर? जिसको पार करने के बाद आप कहा जा सकते हो स्पेन, लेकिन वो ज्यादा दूर है। लेकिन अपनी ही लैंड बॉर्डर जिससे कनेक्ट हो रही है, एक तो उसकी बैरिकेड चढ़ लो, लेकिन वहां पे रहेगा करंट। तो ऐसा करते हैं, ओशन से इधर जाते हैं। समझा क्या यारो? हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। यही मेन पॉइंट है। अभी क्या हुआ, स्पेन के कोर्ट ने क्या किया, एक ऑर्डर जारी किया। पहले क्या होता था, कोई भी उधर से भाग के आता था तो उसको पुलिस पकड़ती थी, आर्मी पकड़ती थी और वापस उसके देश में जाके छोड़ देती थी, कोर्ट के पास नहीं लेके जाती थी। लेकिन कोर्ट को लगा यार हो सकता है वो लीगल नागरिक हो, तुम जबरदस्ती उसको मोरक्को भेज रहे हो, तो आज के बाद जो भी उधर से आएगा उनको पहले कोर्ट में लेके आओ। अभी जैसे ये न्यूज मोरक्को वाले ने सुनी, वो बड़े खुश हो गए। क्यों खुश हुए? क्योंकि उनको ये लगा जब जब हमको पकड़ेगी पुलिस तो कोर्ट में लेके जाएंगे, कोर्ट क्या खाली बैठा है? ऑलरेडी 100-200 केसेस चल रहे होंगे, हजारों केसेस चल रहे होंगे। नहीं समझा गया? और केस चल रहा है, हमें कोर्ट में लेके जाएंगे तो दो पॉसिबिलिटी है ना, एक तो हमें नागरिक बना दे या रहने दे या निकाल दे। एक तो आगे ना, पहले तो ऐसे निकाल देते थे। जैसे ये जजमेंट आया, पूरे के पूरे मोरक्को के लोग भाग के गए और भाग के पहुंचे ये सियोटा। लगभग 60,000 लोग कैसे भी करके चढ़ रहे हैं, लैंड बॉर्डर से, ओशन की बॉर्डर से घुस रहे हैं अंदर। पुलिस पकड़ रही है, पकड़, लेके जाओ कोर्ट में। नहीं पकड़ रही है तो जाओ अंदर, चुपचाप रहो, गुमनामी की जिंदगी। मोरक्को की गरीबी से तो अच्छा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे हजारों लोग अंदर गए। कहाँ पे गए ये एग्जाम में आएगा। तो ये शहर का नाम क्या है? सियोटा। सियोटा किसका मतलब ये आपको पता है यूपीएससी में जोड़ियां लगा होता है, शहर का नाम, देश का नाम। नहीं, तो सियोटा। तो ये ऑटोनॉमस सिटी है स्पेन की। ऑटोनॉमस मतलब थोड़ा सा उसको फ्रीडम है। हाँ, नॉर्थ कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ये स्पेन की कंट्री है, लेकिन कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका। ये एकमात्र ऐसा लैंड है जो यूरोप का अफ्रीका में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन करके देशों का ग्रुप है, उसका एकमात्र लैंड है, ठीक है, जो बॉर्डर करता है अफ्रीका के किसी देश से। और मुझे बताओ स्पेन का एक ही शहर है क्या? दो शहर। दूसरे शहर चर्चा में नहीं है, दूसरे का नाम क्या है? आर यू एग्री विद दिस? और मुझे बताओ, ये कितना बेकार काम है कि कोई देश के लोग दूसरे देश में भाग रहे हैं, ठीक है, और इसमें वो मरते भी है। जैसे इसी घटना में देखो, दूसरे दिन का न्यूज़पेपर पढ़ा तो स्पेन मोरक्को सीमा संकट में लगभग 70 लोगों की मौत हो गई। कैसे मरे होंगे वो? समुद्र में तैरते हुए, चढ़ते वक्त इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, या सोल्जर ने गोली मार दी, या खाने को खाना नहीं मिला, मर गए। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना। 70 लोग मरे, फिर भी क्या लोग जाना रुकेंगे वहां पे? सभी जाएंगे कि एक अच्छा जीवन तो मिलेगा वहां पे, इस गरीबी से दूरी तो मिलेगी। आर यू एग्री विद दिस? तो सिचुएशन समझा कि आपको सियोटा। ठीक है, तो ये न्यूज थी कि स्पेन में घुसे के 6,000 लोग, 60,000 लोग। तो टेक्निकली हाँ है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कहाँ पे घुसे? वो जो टेरिटरी उन्होंने छोटी सी पकड़ के रखे है सियोटा में। तो बहुत लोग क्या बोल रहे, छोड़ देना वो टेरिटरी। नहीं नहीं समझा क्या? छोटा सा लैंड है, छोड़ दे। लेकिन स्पेन नहीं छोड़ना चाहेगा ऑब्वियसली, उससे उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल वाटर, बाकी मिनरल्स, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। स्पेन का भी अपना फायदा है, लेकिन बड़े मन से अगर देखा जाए तो उसने वो दो शहर छोड़ देने चाहिए। मोरक्को क्या है, मोरक्को को रहने दो। नहीं समझा क्या? हमारे देश में भी ऐसा हुआ था। पौंडुचेरी ये फ्रांस ने कब्जा करके रखा था, लेकिन फ्रांस ने बोला हम छोड़ रहे हैं। पोर्तुगीज नहीं मान रहे थे। पॉइंट समझ में? अपन ने भगाया, इसलिए अपन सरदार वल्लभ भाई पटेल को महान मानते हैं। इनको शायद मोरक्को वालों को सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं मिला, तो इसलिए दो लैंड स्पेन के पास रह गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? चलो वापस आते हैं। तो ये न्यूज आपको समझ में आ गई सियोटा। तो थोड़ा सा रिवीजन के लिए पूछ रहा हूँ, सियोटा किस देश का पार्ट है, कौन से कॉन्टिनेंट में है?
अफ्रीका ये आइलैंड है कि लैंड का हिस्सा है? आइलैंड नहीं है, लैंड है, ठीक है। और कौन से देश से सियोटा की बॉर्डर मिलती है? मोरक्को। स्पेन और मोरक्को को सेपरेट करने वाली वाटर बॉडी का नाम क्या है? ये बोल रहे बस। गिब्राल्टर। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर कौन से दो वाटर बॉडी को जोड़ता है? मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन। आर यू एग्री विद दिस? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर ये है वल्चर, जो मरे हुए जीवों को खाता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? गिद्ध। ये हमारे देश में बहुत मर रहे थे, क्योंकि हम एक दवाई यूज करते थे जानवरों को देने के लिए, वो जानवरों को खाते थे तो इनकी किडनी फेल हो जाती थी। बड़े मुश्किल से इनको बचा रहे अपन। तो इसी बचाने के एफर्ट में एक गिद्ध को पकड़े, जो मरने की कगार पे था, उसके इलाज किए, और इलाज करने के बाद उसको क्या जंगल में छोड़ना सेफ है कि ये फिर से मर जाएगा जंगल में। तो इसलिए उसके बॉडी के ऊपर ये ट्रैकर लगा है, दिख रहा है कि आपको ट्रैकर, जीपीएस ट्रैकर। और उसको ट्रायल के तौर पे छोड़ दिए, इनकेस वो एक ही जगह पे मिला बहुत देर तक तो उसको पकड़ के फिर से हॉस्पिटल ला लेंगे। लेकिन जब इसको छोड़े तो इसका नाम रखे J132। और J132 ने 1600 किलोमीटर ट्रैवल किया, पेंच के जंगल, मतलब अपने इलाके के पेंच से वो गया नासिक तक। ऐसे वो राउंड मार रहा है, बहुत अच्छे से घूम रहा है। तो ये न्यूज बनी कि देखो हमने रिहेबिलिट कर लिए इस वल्चर को। तो मुझे लगता है एग्जाम में आपको नाम आ सकता है J132, रिसेंटली चर्चा में था। ये क्या है? एक मिसाइल है या फिर एक एग्रीमेंट है, कुछ भी आ सकता है। तो J132 एक वल्चर है, और उस वल्चर का साइंटिफिक नाम है जिप्स इंडिकस। वल्चर के बहुत सारी स्पीसीज होती है, उसमें से ये है लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ठीक है। रेस्क्यू किया गया, रिहेबिलिट किया गया, ठीक है। और वो बहुत अच्छा कर रहा है, ये इससे पता चलता है कि इसने कम दिनों में लगभग 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसको रेस्क्यू करने का काम कौन कर रहा है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है काफी साल पहले, कि इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताओ। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या करती है? नाम हिस्ट्री है लेकिन प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ को करती है। हर वाइल्ड लाइफ को वो स्टडी करती है, ताकि उसको कंजर्व कैसे किया जाए। इसको भी ट्रैक इसलिए किया गया कि ताकि उनके पास डाटा है कि अगली बार वल्चर को हमें कैसे बचाना है। और बहुत अच्छा काम करती है। तो 1883 में इस्टेब्लिश हुई थी, मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है। ये तीन चीजें आप ध्यान में रखें। और काम क्या करती है? वाइल्ड लाइफ पे रिसर्च, ताकि उनका क्या कर दिया जा सके? कंजर्वेशन। और ये एक एनजीओ है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आर यू एग्री विद दिस? ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर अगर मैं आपको बोलूं प्लेन से ट्रैवल करना सेफ है कि हेलीकॉप्टर से? प्लेन से। हेलीकॉप्टर का बड़ा इशू रहता है, कभी पहाड़ों में गया क्रैश हो जाता है, विंड ऐसी तैसी हो गई क्रैश हो जाता है, बड़ा बड़ा रिस्की काम होता है हेलीकॉप्टर, ठीक है। प्लेन कंपैरेटिवली सेफर होता है। अभी हेलीकॉप्टर को सेफर करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी हेलीकॉप्टर में डाली गई, जिससे कि खराब वेदर में उसको उसका लोकेशन ठीक से पता चले। तो ये न्यूज ज्यादा बड़ी नहीं है, पर मुझे लगता है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बहुत महत्व दिया गया। आई थिंक फ्रंट पेज से ही मैंने उठाया इसको। तो एक हेलीकॉप्टर में लग रही है नई टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है पिन्स, PIN, पिन। ऐसा आ गया सिस्टम वाला, ठीक है। तो पिन्स क्या है? पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट या सिस्टम, पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट। इससे उसका नेविगेशन खराब मौसम में भी अच्छा हो जाता है, दुर्गम इलाकों में भी अच्छा हो जाता है। तो मुझे लगता है पिन सिस्टम हाल फिलहाल में चर्चा में था। ये किससे जुड़ा हुआ है? एक नई स्पीसीज है मछली की जो मिली, वगैरह वगैरह, ऐसे चार ऑप्शन कंफ्यूजिंग के लिए आपको डालेंगे। तो पिन सिस्टम एक टेक्नोलॉजी है जो हेलीकॉप्टर में हम लगाते हैं, जिससे कि उसका नेविगेशन अच्छा होता है। नेविगेशन मतलब उसको डायरेक्शन ठीक से पता चलती है, ठीक है। फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। जब भी इंटरनेशनल लेवल पे किसी जंगलों में आग लगे, तो वो जंगल में आग कौन से इलाके में लगी है, उस इलाके को थोड़ा ध्यान में रखें। जैसे ये फ्रांस में आग लगी है, इस रीजन में गिरनोट और लैंडेस, ऐसे थोड़ा ध्यान में रखना। बस नाम,
अभी एक बार मैं ऐसे ही करंट अफेयर पढ़ा रहा था, मैंने एक साइक्लोन को कवर किया था। एक साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया में जाके सैंडी बीच को टकराने वाला था, समथिंग ऐसा कुछ तो भी बीच का नाम था। मैंने ऐसे ही बता दिया स्टूडेंट को कि ये देखो साइक्लोन सैंडी बीच को टकरा रहा है, सैंडी बीच को टकरा है, ये ध्यान में रखना, जैसे अभी मैंने कहा। तो एनडीए की परीक्षा में कैसा है उसका एग्जाम्पल पता है? मेरा मतलब मान लो आपके क्लासमेट ऑस्ट्रेलिया में घूमने जा रहा है और वो एक बीच पे गया, ठीक है, उसी साल आया, उसी साल वो एक बीच पे गया, तो बताओ इन चारों में से कौन सा बीच होगा? और उसमें से एक बीच का नाम सैंडी था। समझा क्या लॉजिक? वो लगने के लिए लगेगा एक कैजुअल क्वेश्चन है कि बीच का नाम पूछ रहा है, लेकिन वो बीच का नाम इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो बीच चर्चा में था, क्योंकि वहां पे रिसेंटली साइक्लोन आया था। लाइकवाइज आपको ये पूछ सकते कि ये गिरोनेट या लेंडेस, ये रीजन कौन से देश में आता है? बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन है। ऐसे ही जंगल में आग लगी थी और बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर पानी डाल रहा था, तो दो हेलीकॉप्टर टकरा गए। एथेंस में आग लगी थी और पोर्टो वाले जर्मनी इलाके में लगी थी। ठीक है, तो थोड़े से ये नाम ध्यान में रखना है, एथेंस, पोर्टो। फिर एथेंस का मैप देख लेना, जर्मनी का मैप देख लेना, जर्मनी किस किस से बॉर्डर बनाता है, एथेंस किस किस से बॉर्डर बनाता है। ये मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो बस आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। आप अपने लेवल पे मैप पे इसको ढूंढना। हाँ, नेक्स्ट न्यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, मुझे लगता है ये एग्जाम में पक्के में आएंगे। एक निम्स डाई करके पर्वतारोही है, इतने औसम पर्वतारोही है कि दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ उन्होंने चढ़े, और बहुत फेमस थे वो। जो भी पर्वत, आपकी भी कभी इच्छा होगी ना ट्रैकिंग करने की, तो ट्रैकिंग की वो ट्रेनिंग देते थे, और बहुत दुनिया के सभी पहाड़ों को वो चढ़ चुके थे। बहुत ही औसम पर्सनैलिटी थे। मैंने देखा कि पब्लिकली भी बहुत सेंटिमेंट इनके लिए था, नीम्स डाई करके। नेपाल और ब्रिटेन के वो नागरिक थे और पहाड़ों पे चढ़ रहे थे, तो ब्रॉड पीक पे उनकी मौत हो गई। कैसे मौत हुई? ब्रॉड पीक एक बर्फीला पहाड़ है, और जब वो उतर रहे थे तो एवलांच हो गया। एवलांच पता ना आपको? बर्फ की पूरी लहर नीचे आ गई, वो बर्फ में दब के मर गए। तो ये घटना पूरे दुनिया ने रिकॉग्नाइज की, पूरे दुनिया ने। ठीक है, पूरी न्यूज बनी कि इतना बड़ा महान पर्वतारोही मारा गया। ठीक है, तो मुझे लगता है इसके ऊपर उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन है निम्स डाई, लेकिन जहां पे वो मरे वो जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्रॉड पीक कहाँ पे है? तो ये दुनिया का 12वां सबसे ऊंचा माउंटेन है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, या चाइना के बॉर्डर के पास है। ये काराकोरम रेंजेस का एक पहाड़ है। रेंजेस मतलब आपको पता है, पहाड़ों की श्रृंखला, और पर्टिकुलर पीक मतलब एक पहाड़। तो केटू दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसके बाजू में ये पहाड़ है जो दुनिया का 12वां सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये वैसे तो भारत का ही हिस्सा है, लेकिन वही भारत जो हम पूरा कश्मीर जब ले ले तब वाला। लेकिन आपको पता है कि हमारे देश का कश्मीर का ये वाला हिस्सा पीओके कहलाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ठीक है, तो वैसे ब्रॉड पीक का आंसर तो मैं देता तो क्या देता? इंडिया का हिस्सा थेरोटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली वो कहाँ पे आता है? पीओके में। आर यू एग्री विद दिस? ब्रॉड पीक का ये लोकेशन है, ये दिख रहे हो क्या आप? ये, ठीक है, वो एरो देके नीचे हो गया। तो केटू पास में ही है, और भी दो तीन पहाड़ों के नाम लिया। नंगा पर्वत आपको पता है, बहुत फेमस है। ठीक है, टॉप 10 में से एक पर्वत है वो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके लोकेशन के बारे में। अगर आपको कोई ऑफिशियल लेवल पे पूछे ना, तो कहाँ पे है ब्रॉड पीक? भारत में। लेकिन क्या हम जा सकते हैं वहां पे? नहीं जा सकते, क्योंकि वो कहाँ पे? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। आर यू एग्री विद दिस? ठीक। फिर एक न्यूज ऐसे डाल दी मैंने कैजुअली, दो न्यूज, कि जैसे आपको पता है कि रैपिडो चल रही है। रैपिडो में टू व्हीलर पे लोग लेके जाते हैं सवारी, आपको पता है? अपने नागपुर में है क्या रैपिडो? है क्या? मुझे दिखती नहीं है। यस सर। नहीं, चलाने नहीं देते। चलाने नहीं देते ना? ऐसा नहीं होता। मुझे वो न्यूज में दिखते रहता है कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अभी भी पकड़ रहे हैं क्या, कि अलाउड है? पकड़ रहे पकड़ रहे पर अलाउड है, ऐसा कैसे होगा? मुझे लगता है कुछ शहरों में परमिशन मिली है, कुछ जगह पे नहीं मिली, पता नहीं उसका टेक्निकल क्या इशू है। वो बार बार नियम चेंज होते रहते तो मैं ध्यान नहीं देता। लेकिन अच्छा है कि टू व्हीलर पे लेके जाना पैसेंजर को। आप अगर कलेक्टर हो तो क्या इस डिसीजन का सपोर्ट करोगे? ये एम्बुलेंस को बाद में देखते हैं, पहले मुझे बताओ कि टू व्हीलर पे पैसेंजर को लेके जाना अलाउड होना चाहिए? तो इसके प्रोज भी होंगे, कॉन्स भी होंगे। मुझे बताओ प्रोज में क्या बोलोगे आप?
कौन से में बता दो, आप नहीं बोल रहे हो तो क्या नुकसान है? सेफ्टी का इशू। सेफ्टी का कैसे इशू है? टू व्हीलर पे जा रहे तो सर वुमन को लेकर जा रहे हैं। वो तो ऑटो में भी है ना, वुमन सेफ्टी का इशू, टैक्सी में भी है, इसी को ही क्यों बोल रहे हो आप टू व्हीलर पे? इंडियन रोड की कंडीशन के हिसाब से। इंडियन रोड की कंडीशन के हिसाब से तो उसके लिए वो गाड़ी वाला कैसे जिम्मेदार होगा कुछ? उसके लिए तो रोड वाले जिम्मेदार होंगे। वो कैसे उसको रोक रहे हैं ना अपन? जैसे मैं बोलूं मैं घर से बाहर नहीं निकलना, रास्ते बहुत खराब है, चलेगा नहीं? ऐसे नहीं बोल सकते ना, थोड़ा अपने को पॉइंट लॉजिकल भी तो लगना चाहिए। टू व्हीलर पैसेंजर अलाउड होने चाहिए क्या? टू व्हीलर पे पैसेंजर को लेके जाना अलाउड होना चाहिए क्या? हाँ। नहीं, फायदे नुकसान बताओ। हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो बात की बात है। कंप्लेंट नहीं कर सकते। देखो ये ना, अभी मैं इसी इशू को एड्रेस करता हूँ क्योंकि अपने को मेंस की भी अलग से क्लासेस लेनी है, लेकिन ऐसे ही मुद्दे तब भी आएंगे, तब भी डिस्कस करेंगे। आपका ये कहना है सर इसमें कंप्लेंट नहीं कर सकते टू व्हीलर में, लेकिन मुझे बताओ ये टू व्हीलर वाले को आपने हाथ दे के रुकाया था कि ऐप से बुक किया था? मुझे बताओ, जब आप ओला उबर से करते हो, उसने कुछ गड़बड़ की तो कंप्लेंट कर सकते हैं क्या उसका? इसका क्यों नहीं कर सकते फिर? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? ऑप्शन नहीं आता? नहीं, आप रैपिडो में जाओ, वो बिल्कुल ड्राइवर का नाम बताएगा, उसका नंबर बताएगा, उसका एड्रेस बताएगा। ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो रैंडमली किसी को भी भेज रहा है, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। हाँ, ओटीपी भी लगता है उसको, आपको ओटीपी देना पड़ता है। मुझे बताओ, आप अगर रैपिडो खोलोगे तो आप ऐसे ही बोलोगे कोई भी आ जा चले जा ऐसे थोड़ी होगा, रजिस्ट्रेशन होगा उसका प्रॉपर। तो वो सेफ्टी का इशू अपन नहीं बोल सकते। सेफ्टी है तो फिर पूरा ओला उबर में भी सेफ्टी है फिर। समझ में आया क्या? उसमें होता है ना पैनिक बटन, सब होता है, सेफ्टी वाला पॉइंट नहीं बैठेगा। लेकिन सेफ्टी का इशू है, लेकिन कौन सा है वो आप पॉइंट नहीं कर रहे। आप रोड बोल रहे हो, फीमेल फीमेल को क्यों बीच में ला रहे हो? फीमेल, हाँ, बोलो पूरा। सेक्सुअल हरासमेंट का। तो क्या ओला उबर में नहीं हो सकती सेक्सुअल हरासमेंट? बलात्कार की भी हो चुका है, आपने उसमें पढ़ो। टू व्हीलर में कैसे बलात्कार मतलब अभी आप बोल ही रहे हो तो कैसे वो हो सकता है? मतलब आप वुमन सेफ्टी का कैसे इशू कर रहे हो? मतलब होगा तो ओला उबर में नहीं होता सर, इसमें होता है, ये क्या प्रूव कर रहे हो? नहीं तो ओला उबर को भी बैन करो, अगर टू व्हीलर को बैन कर रहे हो तो कैसे होगा? सेक्सुअल हरासमेंट तो करने वाला कैसे भी करेगा, लेकिन इसी के वजह से टू व्हीलर में जाएंगे तो सेक्सुअल हरासमेंट होगा, फोर व्हीलर में जाएंगे तो नहीं होगा। देखो ऐसे आंसर आप देते हो, मतलब बुरा मत मानना, मैं उसको नहीं बोल रहा, सबको बोल रहा हूँ। वो बोल रहा है, आप बोल नहीं रहे हो, नहीं तो आप भी यही बोले रहते कि ऐसे आंसर देते हो तो फिर वो गलत देगा ना आगे वाला। टारगेटेड होना चाहिए कि कैसे, कैसे एग्जैक्टली कैसे सेफ्टी इशू कैसे? एक्सीडेंट? क्या गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं होता? खराब ड्राइवर हो सकता है तो लाइसेंस क्यों दिए उसको? आप ये चीजों को समझो, ये चीजें ऑब्जर्व करो। क्या ओला उबर का ड्राइवर बनते वक्त आपको लाइसेंस देना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है? क्या रैपिडो का ड्राइवर बनते वक्त, वो रजिस्टर करते वक्त, जैसे दक्ष को रजिस्टर करना है, उदाहरण के लिए दक्ष आपका नाम ले लो, या मैं, मेरे को रजिस्टर करना है, रैपिडो का ड्राइवर बनना है, तो क्या मेरे को वो लाइसेंस नहीं मांगेगा? हाँ, खराब ड्राइवर कैसे बोलोगे फिर? वो आरटीओ को पकड़ो फिर जिसने लाइसेंस दिया नहीं एक समझा घंटे क्या? को जाने के लिए पैसा कम लगेगा। खराब तो कोई भी हो सकता है ना, लाइसेंस चला के भी हो सकता है, ऐसे नहीं बोल सकते अपन। जैसे एक हाँ वुमेन बोलो। जाएंगे तो उसको जाने के लिए खर्चा कम आएगा, फोर व्हीलर में ज्यादा आता है। मुझे आवाज समझी नहीं, किसी को समझा गया? अच्छा, गाड़ी में एक ज्यादा वुमेन लोग हैं जाएंगे तो तो उसको हरासमेंट खर्चा का कम चांस आएगा, कम टू है, व्हीलर टू से व्हीलर फोर में व्हीलर से एक ज्यादा मिनट, ये आएगा। पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। टू व्हीलर में एक जाएंगे तो हरासमेंट का चांस ज्यादा है, ये पॉइंट बैठेगा नहीं, अकेले भी लड़की जा सकती है नहीं, गलत आंसर है। क्या बोल रहे थे? हाँ, कोई और पॉइंट? तो ये एडवांटेज में जाएगा कि सिंगल पर्सन को जाना है तो चार लोगों का किराया क्यों दे, जैसे ओला उबर में होता है। ठीक है, ये एडवांटेज में गया। नुकसान में बताओ, सेफ्टी वाला है पॉइंट, लेकिन आप वो पॉइंट आउट नहीं कर रहे, आप फालतू के पॉइंट बता रहे हो जो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं होंगे। जैसे अब तक जो बताया, खराब ड्राइवर है, रोड खराब है ये उसमें उसकी गलती नहीं ना, उसके वजह से कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है? उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे बताओ टू व्हीलर में जाना ज्यादा सेफ है एक्सीडेंट वाइज कि फोर व्हीलर में? मतलब हवा का झोंका लग गया, कट लग गई, नेशनल हाईवे पे जाओ तो चलो नागपुर से अमरावती जाते हैं, टू व्हीलर में जाना प्रेफर करोगे?
टू व्हीलर ज्यादा इम्बैलेंस होने के चांसेस रहते हैं। आप ऐसे बोलो ना, उसका बैलेंस मेंटेन करना रिस्की होता है, ठीक है, खड्डों से वो जाती है तो उसका बैलेंस मेंटेन करना रिस्की हो सकता है। फोर व्हीलर सर कंपैरेटिवली सेफर समझा गया, ऐसे बोले तो वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? इसलिए टू व्हीलर को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसका बैलेंस का इशू रहता है, ठीक है। और क्या नुकसान है? लेकिन सिटी में चल रहा है तो वैसे भी कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा बहुत होगा, वैसे भी कोई नुकसान नहीं। हेलमेट पहनना कंपलसरी करो। आपने देखा होगा रैपिडो वाले वीडियो आते बराबर पहले क्या देता है वो, हेलमेट ही देता है। बहुत ही इमेच्योरली आप इशू को हैंडल कर रहे हो। यही तो आपका मेन काम है कि रैपिडो बैन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये आपने डिसाइड करना है। भले ही वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन आप कलेक्टर होते तो क्या करते? ये तो हम देखेंगे गवर्नमेंट क्या डिसाइड करे, फिर तो अपन क्या हो गए, कॉमन मैन हो गए। फायदा ये है कि क्या हमारी कॉस्ट कम हो सकती है ट्रैवलिंग की। यस। क्या रिमोट लोकेशन पे भी जहां पे कार नहीं जा सकती वहां तक रैपिडो जा सकता है, रिमोट एरिया तक हो सकता है, ठीक है। क्या इससे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो सकता है? क्या कम इन्वेस्टमेंट में कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकता है? फायदे है ना ये। नुकसान क्या है? जो ऑलरेडी टैक्सी ड्राइवर है उनका बिजनेस खराब होगा, तो होने दो। मेन तो पब्लिक है ना। जैसे मैं बोलूँ कि मेरी यूपीएससी की क्लासेस नहीं चल रही क्योंकि यूट्यूब है, तो क्या यूट्यूब बंद करोगे? मेन है कि एंड कंज्यूमर को बेनिफिट होना चाहिए। टैक्सी ज्यादा हो गई तो कम हो जाएंगी। नहीं समझ में आएगा सर? हाँ। और ट्रैफिक जैसी एरिया में इजीली अपन पहुंच सकते जल्दी से जल्दी। ट्रैफिक वाले इलाके में इजीली पहुंच सकता है, ये भी एक पॉइंट है। और मेरे हिसाब से ट्रैफिक इससे बढ़ सकता है, ये भी एक पॉइंट है। यस। नहीं समझ आएगा, दोनों पॉइंट बन सकते हैं। चलो, तो ये मैं छोड़ देता हूँ अभी आपके ऊपर। ऐसे सोचना है, ऐसे एकदम सिली पॉइंट है, सिली पॉइंट मतलब करो आप, सोचो आप। लेकिन मैंने बोला आप उससे एग्री हो क्या, पॉइंट टू बी नोटेड, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। सर आप गलत हो तो अपन उसके ऊपर फिर से आर्गूमेंट कर सकते हैं। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। तो ये अपन ने टू व्हीलर पैसेंजर के लिए कहा, लेकिन दूर दराज इलाकों में दो पहिया एम्बुलेंस बनाने का प्लान गवर्नमेंट कर रही है। टू व्हीलर पे एम्बुलेंस चलाने का प्लान, ताकि जो पेशेंट है उसको सुविधा हो सके। अरे एग्री विद दिस? तो एक बस आइडिया होना चाहिए आपको, ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन क्या ऐसा होता है तो एक आइडिया होना चाहिए। जैसे कि एक आइडिया ये भी होना चाहिए कि लोग मरने के बाद अपना अंग दान करते हैं, तो सबसे ज्यादा क्या दान हो रहा है? तो 97% टाइम लीवर दान हो रहा है। 97%। जितने लोग मरते हैं उनमें से कितने परसेंट लोग अंगदान करते हैं? तो इस डाटा में लिखा है 17%। जितने लोग रोज मरते हैं उसमें से 17% लोग अपना अंगदान करते हैं। अंगदान करना अच्छा है या बुरा है? तो आपको अभी देखो, मैं ये डिस्कस नहीं करता क्यों नहीं करते लोग, इसके ऊपर सोचना चाहिए। उनको डोनेट करने के लिए कैसे मोटिवेट करें, पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए, और इसके ऊपर आपके दो चार पॉइंट होने चाहिए, तब आप यूपीएससी के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो। नहीं तो आया डाटा रट लिए, आया डाटा रट लिए, वो फालतू की चीजें है, वो एसएससी रेलवे में काम कर जाएंगे। समझ में आया? ठीक। फिर एक देश है उसने अपना नाम ही बदल दिया, तो जैसे नाम बदला तो उसका लोकेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नाउरू करके एक देश था, उसने क्या नाम कर दिया अपना? नावो एरो। ठीक है, ये एसएससी रेलवे में भी काम में आएगा, यूपीएससी में भी काम में आएगा। तो कहाँ पे ये नावेरो देश? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, पैसिफिक ओशन में साउदर्न साइड में। ऑस्ट्रेलियन। बहुत सारे छोटे छोटे, क्या बोले आपने? ऑस्ट्रेलियन इसमें आता है। क्या कहा? ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया देश में आता नहीं, ये अपने आप में देश है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया खंड देश में में नहीं आता है। है। जैसे एशिया खंड ठीक है है, वैसे कॉन्टिनेंट में। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, ठीक। हाँ। ओके। तो ये देश की खास बात पता है क्या है? ये दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। तो दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है पता है? पहला सबसे छोटा देश वो है वेटिकन सिटी। फिर दूसरा सबसे छोटा देश पता है कौन सा है? मोनाको।
और तीसरे पे आता है ये, क्या नाम है इसका, नाओ नावेरो। अभी इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखो, क्या मुझे बताना जो है, वेटिकन सिटी इटली को जोड़ के है, लैंड पे है, कॉन्टिनेंट पे है। मोनाको भी लैंड पे है, लेकिन ये एकमात्र देश है जो सबसे छोटा है आइलैंड बन के। समझा क्या फर्क? तो दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड वाला देश, लेकिन दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश। फर्क समझा क्या दोनों में? नहीं समझाऊंगा तो बोल दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। इतना छोटा ही है कि इसकी कोई कैपिटल नहीं है, वो अपने आप में ही कैपिटल है। नहीं समझा? उसका कोई शहर ही नहीं है, वही छोटा शहर है। ठीक, इस तरह से। अच्छा, 12:45 बज गए, बहुत सारा समय हो गया। चलो, तो आज का सेशन अपन यहीं पे रोकते हैं। क्लास खत्म करने से पहले एक बार रिवाइजन कर ले। मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, अगर आंसर आए तो बताओ, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे बताओ, आप तीन तरह से करंट अफेयर के लिए पढ़ना चाहिए, चौथा मेरा तरीका है। पहला है, आपने कौन सा यूट्यूब पे चैनल देखना चाहिए, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। गलत आंसर, जनसत्ता नहीं पढ़ना चाहिए, कोई भी पढ़ो, ज्यादा लोक सत्ता, लोकमत, कोई भी पढ़ो। मैं क्यों जनसत्ता यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो फ्री में मिल रहा है। ठीक है, बस, नथिंग एल्स। फिर कौन सी मैगजीन यूज करनी चाहिए, कोई भी जो आपको सूट करती है। मुझे शॉर्ट में पढ़ना अच्छा है, मैं शॉर्ट वाली लूंगा, किसी को लॉन्ग में पढ़ना है लॉन्ग वाली ले, किसी को पिक्चर वाली अच्छी लगती है, किसी को कलरफुल वाली अच्छी लगती है, जो जैसा रेगुलरली पब्लिश कर रहा है, क्योंकि करंट अफेयर सेम ही रहता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहता, 19-20 का फर्क रहता है। ठीक है, लेकिन ये, इसके अलावा मेरे नोट्स आपको डेफिनेटली पढ़ने चाहिए, इससे आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी होगी। तो चलो, पहली स्कीम थी अपनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कितनी कैश मिलती है, कितने दिनों में, पर एनम, वेरी गुड। कौन से किसानों को मिलती है, 2 एकड़ कहा आपने, 2 एकड़, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाने का टारगेट है, 5,000 मेगावाट, वेरी गुड। फिर समुद्र मंथन योजना में एक कुएं के ऊपर कितने रुपए खर्च करने वाले, 650 के लिए। पांडुलिपियों को सेव करके रखना है कंप्यूटर में, कौन सी स्कीम है, ज्ञान भारतम मिशन। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है, हाँ बोलो ना जोर से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आधे आधे मुंह से मत बोलो, नहीं तो बोलो ही मत, ठीक है, नहीं तो मेरे को पूछने में ज्यादा समय चला जाता है। हाँ, तो मोरक्को से लग के स्पेन के 2 शहर है, उनका नाम क्या है, सियोटा, मिलीना कुछ तो भी था, मिलीला, ठीक है, ओके। फिर J132 क्या है, वल्चर, ठीक है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या काम करती है, एनवायरमेंटल की क्या, वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन। पहले स्टडी करेंगे और स्टडी के बेसिस पे कंजर्वेशन करेंगे। कंजर्वेशन समझता है ना, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे उसका, पिंस टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज होती है, ब्रॉड पीक कौन से देश में है, इंडिया में, इंडिया के पीओके वाले हिस्से में। फिर कौन से देश का नाम अभी अभी चेंज हुआ है, कुछ तो भी है एन से, ठीक है। हाँ, हाँ। चलो, यहां तक ही पढ़े थे। इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, इसकी मैं गूगल ड्राइव की लिंक दूंगा। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको कमेंट सेक्शन में गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएंगी, और आप भी हो सके तो वहीं से डाउनलोड करना, या फिर मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके जो नोट्स भेजूंगा ना, मैं 2 तरीके से भेजूंगा। अभी मेरा अगस्त मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं अगस्त मंथ की ये जो पीपीटी बनाया है, इसको और पढ़ाऊंगा अगले हफ्ते, और फिर कंबाइन वाली एक पीपीटी भेज दूंगा। अभी जो भेजूंगा उसको बोलूंगा अगस्त डेमो 1, लेकिन जब पूरी कंप्लीट हो जाएंगी तो अगस्त पार्ट 1। आर यू एग्री विद दिस? तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है।
तो आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। जो भी स्टूडेंट को ये यूट्यूब की लिंक मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो। थैंक यू क्लास।